चलिए आपको हम ले चल रहे हैं फिजिक्स के लेक्चर में। फिजिक्स में एक चैप्टर चला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ मोशन। तो उसमें पिछले क्लास में हम पढ़ा रहे थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको खत्म हो गया था। अब अगला टॉपिक है न्यूटन्स लॉ में, अगला है इनर्शिया ऑफ मोशन। हम बताए थे ना कि इनर्शिया प्रॉपर्टी होता है बॉडी के, किसी भी बॉडी के पास इनर्शिया वाला प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि उस बॉडी के पास क्या होता है, मास होता है। हर बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास होता है। मास की वजह से बॉडी में एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया बहुत तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है उसको एग्जांपल के साथ, उदाहरण के साथ आपको पिछले क्लास में समझा चुके हैं। आज हम ले चले इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ। करा अगर कोई बॉडी पहले से यूनिफॉर्म मोशन में, क्या चीज में यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ, एक ही इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, मतलब बराबर समय में कितना दूरी तय कर रहा है, बराबर दूरी से तय कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में, है ना। और मोशन हमेशा कर रहा है, लगातार यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो बोला बॉडी हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो उसको अपोज करे, यानी उसको रेस्ट में लाए। समझ में आ रहा ना। तो क्या लगे इनएबिलिटी है। इनएबिलिटी मतलब बॉडी है टू चेंज स्टेट। यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई बॉडी है तो मोशन में ही करते रहेगा जब तक उसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? क्यों ऐसा होता है? बॉडी मोशन करता है तो मोशन ही करते रह जाता है, तो उसके बॉडी के पास मास है, तो मास की वजह से एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया। इसकी वजह से जिस यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। अभी हम आपको टोटल 5 एग्जांपल लिखे हैं बोर्ड पे इनर्शिया ऑफ मोशन का। देखिए, सबसे पहला, व्हेन अ बस और ट्रेन स्टॉप सडनली द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड ए लीन फॉरवर्ड। देखो, कोई बस चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, बस और ट्रेन में क्या होता है, पैसेंजर बैठा रहता है, एकाएक रुक जाता है। बस वाला ब्रेक मारा, ड्राइवर साहब, ट्रेन वाला भी ब्रेक में लगाया, तो जो पैसेंजर बैठा हुआ होता है सीट पे क्या होता है, आगे की तरफ ऐसे देखा, तुम डायरेक्ट हो गया था, आगे की तरफ झटका होता है, आगे की तरफ थोड़ा झुक जाता है। जब ये बस ब्रेक लगाता है, रुकता है ट्रेन, तो आगे की तरफ पैसेंजर क्यों झुकता है? क्योंकि पहले ट्रेन क्या था, मोशन में था, चलने से रुकने से पहले। बस भी क्या था, मोशन में था, तो पैसेंजर भी उसमें बैठा हुआ, तो बस और ट्रेन के साथ वो भी क्या है, मोशन में। अब उसको ब्रेक लगा के रोका, तो ये तो बॉडी हमेशा मेरा मोशन में है, तो रोकने को अपोज करेगा। रोका तो आगे वहां झटका मारेगा, अभी नहीं है, रुकेंगे नहीं, हम मोशन अभी भी करना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? क्यों? तो जिस अवस्था में उसी अवस्था में बना लाना चाहता था, तो मोशन के इनर्शिया की वजह से। आप समझ में आया? तो ये किसका एग्जांपल है, इनर्शिया से वो कैसे आगे जाता है। दूसरा देखो, ए पर्सन हु जंप्स आउट ऑफ ए मूविंग ट्रेन मे फॉल इन द फॉरवर्ड। मान लो कोई ट्रेन चल रहा है पहले से, और चलते हुए ट्रेन से कोई आदमी कूद जाता है बाहर। चलते हुए ट्रेन से कभी कूद के देखना, आगे की तरफ तुम गिरोगे। चलते हुए ट्रेन जा रहा है आगे की तरफ, तुम कूद जाना उससे, लेकिन तुम भी आगे की तरफ गिरोगे। ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा, ट्रेन पहले से आगे जा रहा है, फॉरवर्ड की तरफ, मतलब आगे जा रहा है, और तुम्हारा बॉडी भी ट्रेन के साथ आगे जा रहा है। बॉडी हमेशा किस में आगे जा रहा है, और तुम ट्रेन से कूदा तो तुम थोड़ा कि रुक जाएगा। तुम्हारा बॉडी अभी उसी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, आगे जाना चाहता है, इसलिए तुम आगे की तरफ फेंकाएगा। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। दूसरा एग्जांपल समझ में आया? तीसरा, ए बॉलर रन्स विद द बॉल बिफोर थ्रोइंग इट सो दैट हिज स्पीड ऑफ रनिंग गेट्स एडेड टू द स्पीड ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ थ्रो। देखो, क्रिकेट तो देखता होगा, हाँ। क्रिकेट में देखता होगा कोई बॉलर जो बॉलिंग करता है, आगे बैट्समैन खड़ा होता है मैदान पे, और बॉलर एक ही बार जाता है कि एक ही बार फेंक देता है, ऐसे करके नहीं ना फेंकता है, दौड़ के। पहले बॉलर ऐसे बॉल पकड़ा, ऐसे ऐसे करके दौड़ा, फिर ऐसे करके फेंकेगा, समझा? तो कुछ देर दौड़ता है, पहले बॉल को लेके कुछ देर दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? देखा, बॉलर रन्स विद द बॉल, बॉल के साथ इसलिए दौड़ता है थ्रोइंग के समय, थ्रो करने के समय, क्योंकि जो रन करेगा तो उसके साथ स्पीड आएगा, तो वो भी स्पीड, बॉल को जो फेंका जो दौड़ा, दोनों का स्पीड मिल के तब बॉल फेंकाएगा, दोनों का स्पीड एक साथ जुड़ के तब बॉल को फेंकता, वो फास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? क्योंकि रन किया, आदमी दौड़ा तो क्या चीज में आ गया, मोशन में। बॉलर दौड़ा तो क्या चीज में आ गया, मोशन में। अब बॉल भी साथ साथ जा रहा है, तो बॉल को जो फेंकेगा वो अवस्था मोशन में था, उसमें बॉल मोशन में ही बना रहेगा। बात समझ में आ रहा है? बॉल बीच में कहीं रुक नहीं सकता है, तो मोशन में था आदमी, फेंकने वाला बॉलर, तो बॉल भी किस में रहेगा, मोशन में, इनर्शिया की वजह से। ये भी किसका एग्जांपल है, इनर्शिया मोशन। चौथा देखिए, चौथा, एन एथलीट रन्स थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस बिफोर taking a long jump because the velocity acquired during the running gets added to the velocity of athlete at the time of jump and hence he can jump over long distance। करा, कोई एथलीट है, घुड़सवार है, कोई व्यक्ति खिलाड़ी है, लंबा जंप तो रस्सी लगा रहता है, उसको लंबा जंप करता है, तो लंबा जंप करने से पहले क्या करता है, बहुत दौड़ता है पीछे। क्या करता है? दौड़ता है ना। ऐसा क्यों? जंप करने से बॉडी किस चीज में आएगा, मोशन में। एक बार गए, रस्सी लाना के
ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसे क्या रस्सी में कूद जाएगा, वो गिर जाएगा वहीं पे, कूद ही नहीं पाएगा। पहले से वो दौड़ता रहता पीछे से, तो पहले से वो स्पीड में आ गया, मोशन में, तब वो कूदता था, मोशन नहीं रहता तो उस साइड को जंप कर जाता है। समझ में आ रहा है? ये भी किसका एग्जांपल है? इनर्शिया मोशन। तो चौथा एग्जांपल समझना, पांचवा, ए बॉल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, बॉल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन बाय पैसेंजर, ए बॉल इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन बाय पैसेंजर सिटिंग इनसाइड ए मूविंग ट्रेन। मान लो कोई पैसेंजर है, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ट्रेन के अंदर क्या है, पैसेंजर बैठा हुआ, ट्रेन आगे की ओर चल रहा है, तो जो पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ ना, एक बॉल है क्रिकेट का बॉल, क्या कर रहा है, फेंक रहा है, किधर फेंक रहा है, आगे की तरफ, किधर फेंक रहा है, आगे की तरफ। तो देखो क्या लिखा है, बॉल विल फॉल, फिर बॉल किधर गिरेगा, इसमें कितना केस डिस्कस किया गया, 1 2 3। मान लो एक ट्रेन चल रहा है आगे की तरफ, एक पैसेंजर ट्रेन में बैठा, क्रिकेट का बॉल भी आगे की तरफ फेंका चलते हुए ट्रेन से, तो बॉल क्या लिखा है, बॉल विल फॉल, बॉल गिरेगा, उसका 3 ठो केस डिस्कस किया गया। देखो तीनों केस करते हैं, देखो बैक टू द हैंड्स ऑफ ए पैसेंजर इफ द ट्रेन इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कह रहा अगर ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, किसके साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब क्या हुआ, इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में एक ही डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव कर रहा है, तो जो बॉल जो है क्या लिखा, बॉल विल फॉल बैक टू द हैंड्स ऑफ पैसेंजर, तो बॉल क्या होगा, पैसेंजर के हाथ से पीछे गिर जाएगा, ऐसे फेंकेगा ना तो पीछे की तरफ आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, पीछे की तरफ, किसकी तरफ आ जाएगा, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। समझ में आ रहा है? दूसरा, ए हेड, बॉल विल फॉल ए हेड ऑफ द पैसेंजर इफ द ट्रेन इज रिटार्डिंग और स्लोइंग डाउन, करा अगर ट्रेन धीरे धीरे रुक रहा है, ट्रेन क्या कर रहा है, धीरे धीरे रुक रहा है, ट्रेन धीरे धीरे क्या कर रहा है, रुक रहा है, तब जो तुम बॉल फेंकोगे तो आगे गिरता है, बॉल क्या होता है, आगे गिरता है। चलते हुए ट्रेन से बॉल फेंकेगा, एक पैसेंजर के आगे गिरेगा, ऐसा क्यों, बताओ, ट्रेन धीरे धीरे रुक रहा है ना, तो ट्रेन धीरे धीरे रुक रहा है, लेकिन ट्रेन अभी भी तो मोशन में ही है ना, तो बॉल फेंका तो बॉल भी मोशन में आ जाएगा, इसलिए पैसेंजर के क्या जाएगा, आगे गिरेगा, ये भी इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। तीसरा, बॉल विल फॉल बिहाइंड ऑफ द पैसेंजर इफ द ट्रेन इज एक्सीलरेटिंग और स्पीडिंग अप, अगर ट्रेन बहुत ही स्पीड से जा रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, तो बॉल कहाँ गिरेगा, पैसेंजर के पीछे, चलते हुए ट्रेन से अगर फेंकेगा, ये 3 ठो केस है, समझ में आया? अगर कोई चलते हुए ट्रेन है, पैसेंजर अंदर में बैठा हुआ, कोई क्रिकेट के बॉल को फेंक रहा, 3 तरीके से बॉल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या क्या केस है? पहले अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेन मूव कर रहा है तो बॉल कहाँ गिरेगा, हाथ पे, बैक टू द हैंड्स, हाथ के पीछे फेंकेगा तो। दूसरा, अगर ट्रेन स्लो कर रहा है ना, रिटार्ड कर रहा है, स्लोइंग डाउन हो रहा है, तो पैसेंजर के आगे गिरेगा। और तीसरा केस, अगर ट्रेन स्पीड अप बढ़ा रहा है, स्लेट कर रहा है, तो पैसेंजर के पीछे। समझ में आ रहा है? ये तीनों केस आते हैं, तीनों केस किसके अंदर आएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। समझ में आ रहा है? चलिए आपको लेसन न्यूटन लॉ में देखिए, इधर लिखा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट खत्म, इनर्शिया ऑफ मोशन, अब अगला है लास्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिशा। क्या बोलते हैं, दिशा। देखो, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। करा ये बॉडी का इनएबिलिटी, एबिलिटी मतलब होता है कुछ करने योग्य, इनएबिलिटी मतलब कुछ करने नहीं योग्य, कुछ नहीं कर सकने योग्य। मतलब अगर कोई बॉडी जा रहा है किसी डायरेक्शन में, मतलब पूरब की ओर जा रहा है, तो पूरब की ओर ही जाएगा, उसके पास ऐसा कोई क्षमता नहीं जो अपने से डायरेक्शन को चेंज कर दे, जब तक कि कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा जो उसके डायरेक्शन को चेंज करना है, तो वो उसी दिशा में जाते रहेगा। समझा? ये क्यों ऐसा होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? जैसे देखो इसके कुछ एग्जांपल है, 3 जो एग्जांपल दिए। सबसे पहला देखो, व्हेन ए स्ट्रेट रनिंग कार टर्न्स शार्पली द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड इट फील्स ए फोर्स रेडियली आउटवर्ड। करा कोई कार में पैसेंजर बैठा हुआ सीधा जा रहा है, सीधा कोई कार सीधा चला रोड पे, और मान लो टर्न किया, कार ऐसे मोड़ा, कहीं पे मोड़ पे, कहीं पे ऐसे शार्पली, कहीं पे मोड़ पे मुड़ा, तो जो पैसेंजर अंदर बैठा होता है ना, पैसेंजर जो अंदर बैठा है, जैसे कार ऐसे सीधा जा रहा है, ऐसे करके ऐसे मोड़ा, तो जो पैसेंजर जो है ना, उसको लगा कि बाहर की तरफ ऐसे आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। क्यों ऐसा लगा पता है ना, क्योंकि पहले से इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका मन क्या है, इसी डायरेक्शन में भी जाए, इसे कार मुड़ गया तो ऐसे नहीं जाएगा, फोर्स अभी लगेगा, कुछ देर लगेगा कि इधर की तरफ उनको फोर्स लगा, तो अभी जा रहा था सीधा, तो सीधा ही जाना चाहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहेगा। बात समझा? अब समझ में गया ना, ये क्यों होता है, इनर्शिया डायरेक्शन की वजह से। दूसरा देखो, रोटेटिंग व्हील्स ऑफ व्हीकल थ्रो आउट मड गार्ड्स फिटेड अबाउट द व्हील्स प्रिवेंट दिस मड फ्रॉम स्प्रेडिंग। करा कि रोटेटिंग व्हील्स ऑफ ए व्हीकल,
कोई गाड़ी का चक्का है ना, रोटेट कर रहा है तो देखता है वो मट्टी फेंकता रहता है। हाँ। देखा, गाड़ी का चक्का चलता रहता है, मट्टी पीछे की तरफ फेंकता रहता है। क्यों क्यों फेंकता रहता है? इनर्सी ऑफ डायरेक्शन की वजह से। गाड़ी का चक्का सीधा चल रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो घूम रहा है तो वो आगे भी चल रहा है। तो मड जो है सीधा जाना चाहता था, इसी वजह से क्या होता है, पीछे फेंकता रहता है। फसल का सीधा जाना चाहता है, स्ट्रेट। आगे देखो, तो लिखा है रोटेटिंग व्हील्स ऑफ ए व्हीकल थ्रू आउट मड, मड गार्ड्स फिटेड ओवर द व्हील्स प्रिवेंट दिस मड फ्रॉम स्प्रेडिंग। और जो मड गार्ड उस पर रहता है ना, वो क्या करता है, उसको बाहर स्प्रेड होने का ना, मड जो गार्ड लगा रहता है चक्का के ऊपर पे, वो क्या करता है, मट्टी को बाहर स्प्रेड होने से क्या करता है, बचा देता है। आगे देखो, व्हेन अ नाइफ इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए ग्राइंडिंग स्टोन, मतलब कोई पत्थर है उस पर चाकू रख दो और उससे चाकू को काटने की कोशिश करो, द स्पार्क प्रोड्यूस मूव इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो चाकू से कटेगा नहीं, उससे स्पार्क तो बिजली टाइप का, लुत्ती टाइप का प्रोड्यूस होता है, और वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन मूव करता है, टेंजेंशियल किस डायरेक्शन मूव करता है, तो उसको ऐसे से कट कर रहा है ना, कट कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, कट करने का मतलब क्या हुआ, कटेगा तो इधर जाएगा कट करके, तो उसका जो स्पार्क होता है वो भी इस डायरेक्शन मूव करता है, डायरेक्शन जो डायरेक्शन है उधर मूव करेगा, इनर्सी ऑफ डायरेक्शन की वजह से। अब देखो, इनर्शियल डायरेक्शन खत्म। अब अगला टॉपिक है फिजिक्स में मोमेंटम। क्या है जी, मोमेंटम। देखो, मोमेंटम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पी वेक्टर। क्या बोलते हैं, पी फैक्टर। स्मॉल पी, ऊपर में वेक्टर का साइन है, तो पता चल गया मोमेंटम कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो, मोमेंटम को हम लोग लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभी हम स्ट्रेट मोशन में न्यूटन्स लॉ में पढ़ रहे हैं ना, मोमेंटम को क्या बोलेंगे, लीनियर मोमेंटम। क्या बोलेंगे, Linear देखो यहाँ पे लिखे मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम बोले तो मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम बोलेंगे या लीनियर मोमेंटम बोले, बात एक ही चीज है। वैसे मोमेंटम दो तरह का होता है, कितने तरह का, दो तरह का। अभी तुम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हो है ना, सीधा सीधा, तो उसमें मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। जब एक चैप्टर पढ़ोगे रोटेशन, जैसे पंखा रोटेट करता है चारों तरफ, तो इसमें जो मोमेंटम होता है ना उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, एंगुलर अभी मोमेंटम। यहाँ पे बोलेंगे जब बॉडी सीधा सीधा जा रहा है उसको बोलेंगे लीनियर मोमेंटम, और वहाँ पे पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ेंगे, Angular। तो देखो क्या होता है, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर में वेक्टर का साइन है, कहने का मोमेंटम कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसा है, Vector। देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी होता है, Vector। वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन। क्या चाहिए जी, डायरेक्शन। तो देखो, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a moving body is known as momentum body। अगर कोई बॉडी जो है, बॉडी के अंदर कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई बॉडी क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो टोटल क्वांटिटी मोशन का जो पूरा टोटल क्वांटिटी होगा, पूरी गति का जो टोटल क्वांटिटी होगा, जो बॉडी पोजेस कर रहा है, बॉडी अपने अंदर रख रहा है, उसी को क्या कहलाएगा, मोमेंटम। क्या कहलाएगा, मोमेंटम। देखो, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे देखो ये इधर देखो मेरे तरफ, ये मोमेंटम है पी वेक्टर, समझ इधर, मास को स्मॉल m से और वेलोसिटी को भी वेक्टर, मास और वेलोसिटी को गुना कर दो, मास और वेलोसिटी को क्या करेंगे, गुना, तो हमको क्या मिलेगा, मोमेंटम। क्या मिलेगा, मोमेंटम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। Velocity। देखो, मास और वेलोसिटी का क्या प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, Momentum। उनको पता है मास स्केलर क्वांटिटी, अब वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जिधर होगा, एक वेलोसिटी का डायरेक्शन जिधर होगा ना, उधर ही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, उधर ही क्या होगा, मोमेंटम। बात समझ में आ रहा, क्योंकि मोमेंटम ही वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, दोनों के फार्मूला क्या है, मास और वेलोसिटी। मास स्केलर ये वेक्टर, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा, मोमेंटम का। देखो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब है कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन। आगे देखो इनका, कुछ डायरेक्शन इज अलोंग द इंस्टेंटेनियस, मतलब क्या रहा है, मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन में। अब देखो इसी को लिखते हैं, मोमेंटम को पी वेक्टर लिखे, देखो इधर मास गुना क्या होगा, वेलोसिटी। देखो फिजिक्स में कभी भी कोई फार्मूला है उसको दिमाग में एक मिनट में रख लो ताकि बैठ जाए। इस फार्मूला पे तुम इसका यूनिट भी निकाल सकता है, डायमेंशन भी निकाल सकता है, निकालना सिखाया था ना, फार्मूला पता रहेगा तो ना निकालेगा। तो देखो ये मोमेंटम, मोमेंटम को क्या लिखे, पी वेक्टर। क्या बोलेंगे, पी वेक्टर। पी वेक्टर इसका क्या होगा, m into v वेक्टर, V वेक्टर। मास गुना वेलोसिटी वेक्टर। परीक्षा में तुमको मास दिया रहेगा, कहेगा 50 किलोग्राम बॉडी, वेलोसिटी दिया 10 मीटर पर सेकंड, तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम। क्या आ जाएगा, मोमेंटम। फार्मूला पे सवाल बन सकता है कि नहीं, इसको बनवाएंगे। आगे देखो, तुमसे पूछेगा इस मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा मात्रक क्या है, तो बताओ ये फार्मूला क्या है, m into v, m का मास का ऐसा यूनिट मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम। क्या होता है, अब वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम। पता है ना, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम।
डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? मीटर। मीटर। टाइम को क्या बोलते हैं? सेकंड। तो इन दोनों क्या होता है? मीटर पर सेकंड। यानी वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसका हो गया किलोग्राम, ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। यानी मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। बोलेगा लीनियर मोमेंटम, यानी मोमेंटम का ऐसा मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आगे देखो, तुमसे पूछेगा इसका डायमेंशन निकाल के दो। डायमेंशन निकालना सिखाया गया पहला चैप्टर में। किसी भी क्वांटिटी का बोले थे डायमेंशन एमएलटी के फॉर्म में निकालना सिखाए थे। बस तुमको फार्मूला पता होना चाहिए। डायमेंशन अपने आप जैसे देखो, फार्मूला क्या है? P वेक्टर इक्वल टू m into v वेक्टर। m है m के पावर कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। कितना होगा जी? 1 नहीं सिखाया है। हाँ, 500 सिखा दिया, ये भी नहीं आता है। m के पावर कितना है यहाँ पे? 1। अच्छा, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या लिखेंगे? लेंथ। और टाइम का t। टाइम को ऊपर भेजेंगे तो माइनस। देखो l के पावर 1 और टाइम को ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा? -1। यानी तुमको मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर डाल दो, m के पावर 1 l के पावर 1 t माइनस 1। ये मोमेंटम का डायमेंशन याद करना पड़ता है। क्या फार्मूला पता रहेगा, अपने आप निकालेगा कि नहीं? आगे देखो, मोमेंटम इज आल्सो कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम को हम और किस नाम से जानते हैं? लीनियर मोमेंटम। तो देखो, अभी तक जो हम तुमको पढ़ाए यहाँ तक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्या था? न्यूटन फर्स्ट। इनर्शिया, ये सब पढ़ा चुके हैं। अब अगला टॉपिक है चैप्टर में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है जी? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ पूरा खत्म है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट फिजिक्स के लेक्चर में जब मिलेंगे तो आपको हम पढ़ाएंगे होते न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। ये न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे।